एपिसोड 2। एक प्रस्ताव, दो राहें। बारिश की वो रात एक नई सुबह लेकर आई थी। पर यह सुबह वैसी नहीं थी जैसी करुणा की आदत में थी। उसकी जिंदगी में एक नया पन्ना जुड़ गया था, फटे हुए चेक के रूप में, और उससे भी ज्यादा एक ऐसा सवाल जो उसके जहन से हट नहीं रहा था। लेट्स वर्क टुगेदर। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन जैसे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। क्या वाकई वो आदमी जो कल तक घमंड की मूरत लगा था, अब सहयोग की बात कर रहा था? या ये कोई चाल थी, किसी ब्रांड की पॉलिश में लपेटी गई पेशकश? करुणा के लिए यह प्रस्ताव सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। एनजीओ स्वप्न का छोटा सा ऑफिस, जहां दीवारों पर बच्चों की मुस्कानें टंगी थी, अब सवालों से भरा हुआ था। दीदी, 5 लाख बहुत होते हैं। हम इतने में 3 क्लासरूम बना सकते हैं, अनुज बोला, करुणा का जूनियर, जो जमीनी काम में उसका सबसे बड़ा सहारा था। बिल्कुल, करुणा ने धीमे से कहा, लेकिन अगर उसकी कीमत हमारी आजादी हो तो? सब चुप हो गए। करुणा के लिए उसके उसूल, उसका संघर्ष, उसकी सोच किसी भी चेक से बड़ा था। पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक उलझन थी। क्या मैं किसी बदलाव से डर रही हूं? उधर राजवीर भी उलझा हुआ था। उसके लिए करुणा एक पहेली बन चुकी थी। कई लोग उसकी दौलत पर झुक जाते थे, पर वो। सर, आपकी मीटिंग एनजीओ स्वप्न की फाउंडर मिस करुणा सक्सेना से दोपहर 3 बजे फिक्स हो गई है, उसकी सेक्रेटरी ने कहा। राजवीर ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं दूर देख रही थी। जैसे पहली बार वो किसी से हारने को तैयार था, या यूं कहिए, किसी की ना उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। दोपहर के 3 बजे मुंबई के सबसे आलीशान टॉवर स्काईलाइन हाइट्स के 34वें फ्लोर पर राजवीर के ऑफिस में करुणा दाखिल हुई। उसका आत्मविश्वास अब भी वैसा ही था, साधारण कपड़े, बंधा हुआ झोला, और आंखों में वही ज्वाला। राजवीर उठकर खड़ा हुआ, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। बैठिए, उसने विनम्रता से कहा। करुणा बैठ गई, लेकिन आंखें उसकी तलाश कर रही थी। झूठ की, दिखावे की, चाल की। मैं जानता हूं, तुम सोच रही होगी कि मेरा प्रस्ताव भी बाकी सब जैसा है, राजवीर ने बात शुरू की। आपका हर प्रस्ताव एक बिजनेस डील होता है ना? करुणा की आवाज सीधी थी। राजवीर मुस्कराया, हाँ, होता है। लेकिन इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। कैसा नया? मैं चाहता हूँ कि तुम एम्पायर ग्रुप के सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की हेड बनो। एक नया स्कूल खोलने की योजना है, शहर की झुग्गियों में। पैसा हमारा होगा, सोच तुम्हारी। करुणा को एक पल को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। ये सिर्फ ऑफर नहीं था, ये एक युद्ध था जिसमें उसे अपने ही उसूलों से भिड़ना था। और क्या मिलेगा बदले में? उसने पूछा। कुछ नहीं, सिवाय इस बात के कि तुम जो बदलाव चाहती हो, वो अपने हाथों से ला सकती हो। कमरे में खामोशी छा गई। करुणा ने राजवीर को देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था, जो पहली मुलाकात में था। पहली बार उसकी बातों में एक ईमानदारी थी। या शायद वो उसे महसूस कर रही थी। मैं सोचकर बताऊंगी, कहकर करुणा उठ गई। राजवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हार का भाव नहीं था, बल्कि इंतजार का था। उस रात करुणा छत पर खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। क्या एक दुश्मन के साथ मिलकर भी जिंग जीती जा सकती है? क्या ये वैसा ही था जैसे किसी जालिम राजा से गठबंधन करना, ताकि प्रजा की मदद हो सके? माँ की तस्वीर की ओर देखते हुए उसने कहा, माँ, क्या मैं सही हूँ? तभी पीछे से अनुज की आवाज आई, दीदी, अगर आपके उसूल किसी को जीने से रोकने लगे, तो उन्हें झुकाना गलत नहीं होता। सुबह होते होते करुणा ने निर्णय ले लिया था। 2 दिन बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, एम्पायर ग्रुप और स्वप्न एनजीओ की संयुक्त परियोजना की घोषणा के लिए। मीडिया चौंकी हुई थी। वो करुणा, जो राजवीर पर सवाल उठा रही थी, अब उसी के साथ मंच साझा कर रही थी। यह एक साझेदारी नहीं, एक बदलाव है, करुणा ने स्टेज पर कहा। अगर हम सच में समाज बदलना चाहते हैं, तो हमें दीवारें नहीं, पुल बनाना होगा। ताली बजी, कैमरे चमके, लेकिन सबसे ज्यादा जो चमका, वो था राजवीर का चेहरा। उसमें पहली बार सच्ची खुशी झलक रही थी। पर हर बदलाव की कीमत होती है। अगले ही दिन करुणा को एक अज्ञात कॉल आया, राजवीर सिंह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें मिटा देगा। फोन कट गया। करुणा सन्न रह गई। वो जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये धमकी। उधर राजवीर भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जूझ रहा था। वो लड़की तुम्हारी ब्रांड वैल्यू को कम कर देगी, सर।
कौन सी एनजीओ है ये? ना प्रोफेशनलिज्म, ना अनुभव। राजवीर ने गुस्से से कहा, बस। अगर किसी को मेरी सोच से दिक्कत है तो दरवाजा खुला है। अब लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं थी, अब ये अंदर से भी शुरू हो चुकी थी। परियोजना शुरू हुई। करुणा और राजवीर ने शहर की झुग्गियों में बच्चों के लिए पहला ओपन क्लासरूम खोला। वो जगह जहां कभी बदबू, डर और भूख थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। करुणा ने राजवीर को पहली बार बच्चों के साथ खेलते देखा और उसकी नजरें पलट गईं। क्या वाकई ये वही आदमी है जो कभी सिर्फ पावर की भाषा समझता था? आप मुस्कुराते हैं तो इंसान लगते हैं, करुणा ने मजाक में कहा। राजवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम जब चुप रहती हो तो दुनिया शांत लगती है। दोनों हंस पड़े। पहली बार, और शायद दिल भी। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। मीडिया में एक नई रिपोर्ट आई, एम्पायर ग्रुप की नई स्कूल परियोजना के पीछे भी पीआर स्ट्रैटेजी। एक पेज पर करुणा की तस्वीर थी। क्या करुणा बिक गई? ये पढ़ते ही उसका खून खौल उठा। वो राजवीर के ऑफिस पहुंची। आपने ये खबर प्लांट की है, वो गरजी। राजवीर चौंका, क्या? आपके पिया ने मेरी छवि खराब की है। राजवीर चुप रहा। उसकी आंखों में एक दर्द था। मैंने नहीं करवाया, उसने कहा, लेकिन शायद ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें उस दुनिया में खींच लाया जहां हर अच्छाई पर शक होता है। करुणा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं लड़ूंगी। आपसे नहीं, इस सिस्टम से, उसने कहा। और फिर जैसे कुछ बदल गया था। राजवीर और करुणा ने साथ चलना शुरू किया है, लेकिन उनके रास्ते अब कांटों से भरे हैं। वो एक दूसरे को समझने लगे हैं, पर क्या ये समझदारी किसी और रिश्ते में बदलेगी? या फिर समाज की ये ऊंच नीच, नाम और शक की दीवारें उन्हें दूर कर देंगी? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे करुणा को एक नया मिशन मिलता है, एक बच्ची की जिंदगी बचाने का। लेकिन वो मिशन सीधे राजवीर के फैमिली बिजनेस से टकराता है। क्या करुणा अपने उसूलों के लिए राजवीर से लड़ पाएगी? आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एपिसोड 3, प्रस्ताव की परछाई। उस रात करुणा ने एक बार फिर खुद से वही सवाल पूछा, क्या मैं बदल गई हूँ? यह सवाल अब सिर्फ नैतिकता का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का भी था। जिस समाज के लिए वह लड़ रही थी, वही समाज अब उस पर उंगलियां उठा रहा था। और जिन हाथों को उसने पकड़कर उम्मीद की एक किरण देखी थी, राजवीर के, वही अब संदेह के घेरे में थे। अगली सुबह स्वप्न के ऑफिस में हलचल थी। हर कोई अखबार के उस आर्टिकल को लेकर तनाव में था, जिसमें करुणा पर बेईमानी का आरोप लगाया गया था। दीदी, ये क्या लिख दिया है मीडिया ने? अनुज की आवाज में घबराहट थी। करुणा ने अखबार उसके हाथ से लिया और देखा, करुणा सक्सेना, आदर्श की आड़ में प्रचार। नीचे एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें करुणा मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान को अब मीडिया ने साजिश का मुखौटा बना दिया था। दीदी, हम इसका खंडन देंगे न? पूजा, जो सोशल मीडिया हैंडलिंग करती थी, चिंतित थी। नहीं, करुणा ने दृढ़ता से कहा, हम जवाब काम से देंगे, शब्दों से नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन एकदम बिखर चुका था। उसी दिन शाम को एम्पायर ग्रुप के मुख्य कार्यालय में राजवीर अपने पीआर हेड्स के साथ मीटिंग कर रहा था। हमें यह सफाई देनी होगी, सर, एक मैनेजर बोला। लोग सोच रहे हैं कि आप उस एनजीओ को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, राजवीर ने कहा, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि करुणा क्या सोचती है। इतना कहकर वह उठ गया और अपनी कार में बैठते हुए सीधे स्वप्न के ऑफिस की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो देखा करुणा अकेली बैठी थी। उसके सामने वही आर्टिकल फैला हुआ था। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, राजवीर ने धीरे से कहा। करुणा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। मैं अब सोचने से थक गई हूँ, राजवीर। उसने पहली बार उसका नाम बिना सर के लिया। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं वादा करता हूँ, राजवीर ने सफाई दी। शायद, लेकिन आपकी दुनिया में रहने के लिए मेरी आत्मा को हर दिन गिरना पड़े, मैं वो कीमत नहीं चुका सकती, उसने कहा। तो छोड़ दो ये सब। राजवीर की आवाज अचानक बदल गई। आओ मेरे साथ, कहीं दूर चलें, जहां ना ये कैमरे हों, ना ये नकली रिश्ते। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। करुणा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसमें एक बच्चा छिपा दिखा, जो दुनिया से भाग जाना चाहता था। मैं भागने वालों में नहीं हूँ, उसने कहा। मैं वही करुणा हूँ,
जो इस गंदगी में रहकर भी बदलाव लाने का सपना देखती है। राजवीर चुप रहा, फिर मुस्कराया, शायद इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। करुणा का दिल एक पल को डगमगाया, लेकिन उसने चेहरा मोड़ लिया। यह अच्छा नहीं है हमारे लिए, वह बस इतना कह पाई। अगले हफ्ते करुणा ने अपने एनजीओ के साथ मिलकर झुग्गियों में दूसरा क्लासरूम शुरू किया। इस बार उसने फैसला किया कि कोई मीडिया इनवाइट नहीं होगी, केवल बच्चे, किताबें और असली काम। पर कहानी इतनी आसान कहाँ थी? एक दिन क्लास के बाद करुणा को झुग्गी की एक महिला मिली, शकुंतला। बिटिया, राजवीर बाबू बड़े नेक हैं, उसने कहा। उन्होंने मेरे बेटे को दवाई दिलवाई थी। हम तो सोचते थे अमीर लोग अपने मतलब के होते हैं, लेकिन वो अलग हैं। करुणा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरा लड़का सब जानता है। खुद पैसे दिए थे। उस रात करुणा बहुत देर तक जागती रही। क्या वाकई राजवीर अब वही नहीं रहा? क्या उसमें कुछ बदल गया है? या यह सब एक और परत है उसकी छवि की? दूसरे दिन जब वह एम्पायर के ऑफिस पहुंची तो वहां राजवीर नहीं था। एक असिस्टेंट ने बताया, सर दिल्ली गए हैं, वहां किसी पुराने केस की सुनवाई है। पुराना केस? हाँ, उनके पिताजी के एक्सीडेंट से जुड़ा मामला। यह सुनकर करुणा का माथा ठनका। राजवीर ने कभी अपने परिवार की बात नहीं की थी। उसने बस इतना बताया था कि उसके पिता अब नहीं हैं और वो बिजनेस अकेले संभाल रहा है। उसी रात करुणा ने अनुज से उस केस की पूरी जानकारी निकालने को कहा। 3 दिन बाद जो रिपोर्ट आई, उसने करुणा के पैरों तले जमीन खिसका दी। श्रीवास्तव ग्रुप वर्सेस एम्पायर एलटीडी लैंड एक्विजिशन केस। यह केस बताता था कि एम्पायर ग्रुप ने जिस जमीन पर आज उनका हेड ऑफिस खड़ा है, वहां पहले एक स्कूल था, जिसे गिराया गया, और उस हादसे में 2 लोग मारे गए। ये कैसे हो सकता है? करुणा ने बुदबुदाते हुए कहा। दीदी, ये केस अभी भी अधूरा है। राजवीर सर तब बहुत छोटे थे, अनुज बोला। लेकिन क्या उन्हें सच्चाई पता है? करुणा के मन में झंझावात था। वह खुद दिल्ली गई। दिल्ली में कोर्ट के बाहर राजवीर अकेला खड़ा था। वह वहां एक गवाह के तौर पर बुलाया गया था और उसकी आंखों में नजाकत थी। तुम यहाँ? उसने करुणा को देखा। मैं जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हें सब पता है? करुणा ने सामने से पूछा। राजवीर ने गहरी सांस ली। हाँ, मेरे पिताजी ने वो जमीन जबरन ली थी और उस स्कूल को ढहा दिया गया था। लेकिन मैं तब बच्चा था, कुछ नहीं कर सका। अब कर सकते हो, करुणा ने कहा। उस जमीन पर नया स्कूल बनाओ, उसी नाम से, उन बच्चों की याद में। राजवीर ने सिर हिलाया। मैं यही करने आया हूं, उसने जवाब दिया। उस दिन पहली बार करुणा ने उसकी आंखों में पछतावे की परत देखी और उम्मीद की भी। कुछ हफ्तों बाद एम्पायर ग्रुप और स्वप्न एनजीओ ने मिलकर नवज्योति स्कूल की नींव रखी, उसी जमीन पर जहां वर्षों पहले अन्याय हुआ था। उद्घाटन समारोह में मंच पर जब करुणा और राजवीर साथ खड़े हुए, तो पूरा मीडिया, समाज और तमाम आलोचक चुप थे, क्योंकि वहां सिर्फ सच्चाई थी। यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, करुणा ने कहा, यह प्रायश्चित है। और हर प्रायश्चित से एक नई सुबह जन्म लेती है। राजवीर ने माइक लिया। मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन करुणा ने मुझे वो दिया जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया, इंसानियत। ताली बजी। कैमरे फिर से चमके। लेकिन इस बार वह तस्वीर इतिहास बनने वाली थी। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी रात जब सब कुछ शांत था, एक और फोन आया।
इस बार आवाज जानी पहचानी थी, वही जिसने पहले धमकी दी थी। तुमने मेरी फाइलें हाथ में ली हैं, अब भुगतो। करुणा सक्सेना। फोन कट गया। करुणा ने राजवीर को तुरंत कॉल किया। हमें बात करनी है। राजवीर की आवाज में तनाव था। मुझे भी। मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि एम्पायर के कुछ पुराने डायरेक्टर अब भी गलत कामों में शामिल हैं। इसका मतलब ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। करुणा की आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। तो क्या तुम मेरे साथ हो? राजवीर ने पूछा। करुणा चुप रही, फिर मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ नहीं, सच के साथ हूं। अगर तुम भी वहां हो तो हम साथ हैं। अगला अध्याय तैयार था। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे करुणा और राजवीर एक गुप्त दस्तावेज की खोज में निकलते हैं जो एम्पायर ग्रुप के काले इतिहास से पर्दा उठा सकता है। लेकिन क्या उन्हें समय पर सबूत मिलेंगे? और क्या दोनों का रिश्ता इस नए तूफान में और मजबूत होगा या टूट जाएगा? एपिसोड 4, सवालों की साजिश। मुंबई की वो रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान साफ था, हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। एम्पायर ग्रुप के मुख्य कार्यालय में अब रोजाना की कार्यवाही से अधिक एक अनदेखी जंग चल रही थी। अच्छाई और बुराई के बीच, पारदर्शिता और धंधेबाजी के बीच। राजवीर अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने ढेर सारी पुरानी फाइलें फैली थी। एम्पायर ग्रुप के पुराने बोर्ड मेंबर्स के दस्तावेज, लेनदेन के रिकॉर्ड्स, कागजी कंपनियां, सब कुछ अब उसकी निगाहों के सामने था, जिनसे वो पहले अनजान बना रहा था। पर आज नहीं। दरवाजा खुला और करुणा भीतर आई। अब उसकी चाल में ना कोई डर था, ना कोई उलझन। एक दृढ़ विश्वास था, बदलाव लाने का और सच्चाई को सामने लाने का। तैयार हो? उसने राजवीर से पूछा। राजवीर ने गर्दन उठाई और कहा, बिल्कुल। लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। जिनसे हम टकरा रहे हैं वो सिर्फ धनवान नहीं है, वो सत्ता के भूखे हैं। सत्ता के भूखे लोग तभी डरते हैं जब सच्चाई बिना डर के बोले। करुणा बोली। राजवीर मुस्कराया। तुम्हारी यही बात मुझे हमेशा चौंकाती है। करुणा ने नजरें फेर ली, लेकिन हल्की सी मुस्कान उसकी होठों पर आ गई। दोनों ने तय किया कि अगला कदम होगा एम्पायर ग्रुप की पुरानी ब्रांच, वसुधा प्रोजेक्ट्स पीवीटी एलटीडी की जांच करना। इस शाखा को सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन करुणा और राजवीर को शक था कि इसके दस्तावेजों में एम्पायर की काली सच्चाइयां दबी हो सकती थी। यह ब्रांच कहाँ थी? करुणा ने पूछा। बोरीवली ईस्ट के पुराने गोदाम में, राजवीर ने जवाब दिया। वहां अब कोई नहीं जाता, लेकिन हमारे पास एक चाबी है। रात के 10 बजे दोनों एक काली एसयूवी में उस सुनसान गोदाम की ओर निकले। रास्ता एकदम वीरान था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। बारिश की हल्की बूंदें कांच से टकरा रही थी। डर तो नहीं लग रहा? राजवीर ने मजाकिया अंदाज में पूछा। करुणा ने उसकी तरफ देखा। मैं डरती तब थी जब झूठ के खिलाफ अकेली लड़ती थी। अब जब तुम साथ हो तो डर भी सलीके से आता है। राजवीर उसकी बात सुनकर मुस्कराया, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे उसे करुणा के और करीब खींच रहा था। गोदाम का दरवाजा जंग खाया हुआ था, चाबी से ताला जैसे बरसों बाद खुला हो। अंदर अंधेरा था, एकदम घना। राजवीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ा। धूल से ढके रैक, टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे कागज, सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे वक्त ने उसे यहीं थमा दिया हो। ये रहे वो बॉक्स। करुणा ने एक कोना दिखाया, जहां लकड़ी के कुछ पुराने ट्रंक रखे थे।
दोनों ने एक एक करके ट्रंक खोले। कुछ कागज सड़े हुए थे, कुछ अब भी पढ़े जा सकते थे। ये देखो, करुणा ने एक फाइल उठाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड, लेकिन इनमें से एक कंपनी किसी स्कूल ट्रस्ट के नाम पर थी। राजवीर ने फाइल ले ली। ये नाम मैं जानता हूँ। ये हमारे एक पुराने डायरेक्टर की पत्नी के एनजीओ का नाम है। लेकिन ये असल में सिर्फ एक कवर था। फिर तो ये पूरा नेटवर्क है, जहां समाज सेवा के नाम पर काले धन को सफेद किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। अब यह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, अब यह देश के बच्चों, शिक्षा और सिस्टम को दूषित करने वालों के खिलाफ जंग थी। अगली सुबह करुणा ने अनुज को बुलाया और कहा, इन सारे दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी बनाओ और एक पेनड्राइव में सेव कर दो। हमें इनका इस्तेमाल मीडिया, कोर्ट और सरकार तीनों के सामने करना है। राजवीर ने भी अपने लॉयर को बुलाया, मीरा खन्ना, जो ईमानदारी और निर्भीकता के लिए जानी जाती थी। मीरा, ये केस छोटा नहीं है, राजवीर बोला। अगर हम हार गए तो सिर्फ मैं नहीं, करुणा भी टूटेगी। मीरा ने गंभीरता से कहा, अगर सच्चाई तुम्हारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा, व्यक्तिगत हमलों के लिए भी। राजवीर और करुणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वहां मीडिया का भारी जमावड़ा था। राजवीर ने माइक उठाया और कहा, मैं एम्पायर ग्रुप का सीईओ हूं, लेकिन मैं पहले एक नागरिक हूं। और एक नागरिक होने के नाते मैं यह कबूल करता हूं कि हमारे समूह में पूर्व में कई अनैतिक गतिविधियां हुई हैं। मैं करुणा के साथ मिलकर इन सब पर रोक लगाने और न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लेता हूं। करुणा ने आगे बढ़कर कहा, हम इस देश के बच्चों को ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकते जो सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अब वक्त है कि बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिखे। एक पत्रकार चिल्लाया, क्या आप दोनों के बीच निजी रिश्ता भी है? करुणा चुप रही। राजवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारे बीच सिर्फ एक रिश्ता है, सच्चाई का, और वो रिश्ता ही सबसे मजबूत है। करुणा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरा कठोर था। उस रात जब दोनों एम्पायर के कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले बैठे थे, करुणा ने पूछा, अगर हम हार गए तो? राजवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो हम फिर से लड़ेंगे, और जब तक सच्चाई नहीं जीतती, हम हार मानेंगे नहीं। करुणा ने पहली बार उसका हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन उधर एम्पायर के पुराने डायरेक्टर्स, जिनके हित खतरे में आ चुके थे, अब पूरी तैयारी में थे। अगर राजवीर और करुणा कोर्ट पहुंच गए तो हम सब जेल में होंगे, एक डायरेक्टर बोला। तो उनसे पहले हमें उन्हें चुप कराना होगा, दूसरे ने कहा। उन्हें रोकने के लिए एक आदमी बुलाया गया, आरिफ खान, जो कानून को घुमा देने में माहिर था। मेरे पास एक प्लान है, उसने कहा। हम करुणा के एनजीओ में फंडिंग घोटाले का आरोप लगाएंगे और फिर उसे निलंबित करवा देंगे। 2 दिन बाद सीबीआई की टीम स्वप्न के ऑफिस पहुंच गई। आपके एनजीओ पर फंडिंग मिसयूज का आरोप है, उन्होंने कहा। करुणा सन्न थी, ये झूठ है। लेकिन उनके पास दस्तावेज थे, नकली पर मजबूत। करुणा को नोटिस मिला, एनजीओ की गतिविधियां अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गईं। पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। राजवीर जब पहुंचा, तब तक मीडिया भी पहुंच चुकी थी। अब क्या होगा? अनुज बोला। करुणा चुप रही। फिर उसने राजवीर की ओर देखा और कहा, अब हम सिर्फ बदलाव नहीं लाएंगे, अब हम क्रांति लाएंगे। अगले दिन करुणा ने अपने एनजीओ के सारे बच्चों, पेरेंट्स और समर्थकों को एक ओपन मीटिंग में बुलाया। आप सबने मुझ पर भरोसा किया है। अब मैं चाहती हूं कि आप खुद फैसला लें। क्या हम रुक जाएं?
या अब सड़कों पर उतरें? बच्चों की आवाज एक साथ गूंजी, हम लड़ेंगे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे करुणा और राजवीर जनता का साथ लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करते हैं। लेकिन अब दुश्मन भी तेज है और वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर वार करने वाला है। राजवीर का अतीत एक ऐसे राज के साथ सामने आएगा जो करुणा को अंदर तक हिला देगा। क्या उनका रिश्ता इस तूफान में बचेगा? एपिसोड 5, जब जम बोल उठते हैं। मुंबई की सड़कों पर उस सुबह कुछ बदला सा था। स्वप्न एनजीओ के बाहर हजारों लोग जमा थे, हाथों में पोस्टर, आंखों में विश्वास और होठों पर एक नारा, हम करुणा के साथ हैं। करुणा, जो कल तक सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, अब एक आंदोलन की प्रतीक बन चुकी थी। एम्पायर ग्रुप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने मीडिया की सुर्खियों में आग लगा दी थी। पर सबसे बड़ी आग उन जज्बातों में थी जो जनता के दिलों में सुलग रहे थे, बदलाव की, न्याय की। राजवीर खड़ा था उस भीड़ के ठीक सामने। सादा कुर्ता पहने, उसके चेहरे पर पहले जैसी घमंड की परछाई भी नहीं थी। अब वहां सिर्फ संकल्प था। करुणा कहाँ है? एक पत्रकार ने पूछा। राजवीर ने दूर छत की ओर देखा, जहां करुणा खड़ी थी, हाथ में माइक, आंखों में तूफान। सुनिए, उसकी आवाज गूंज उठी, आज हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। कहा गया कि हमने गरीबों के हक पर डाका डाला है। लेकिन अगर एक माँ का दूध बिक सकता है, तो ज़मीर की क्या औकात? आज मैं यह घोषणा करती हूँ कि जब तक यह इल्जाम नहीं हटाया जाता, स्वप्न बंद रहेगा। पर हमारी आवाज नहीं। भीड़ ने तालियों और नारों से जवाब दिया। और अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई, तो हम सड़कों पर पढ़ाएंगे, गलियों में स्कूल खोलेंगे और पत्थरों पर किताबें रखेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। उस भाषण के बाद मीडिया ने करुणा को न्यू इंडिया की झांसी की रानी कह दिया। राजवीर को पूंजीपति विद्रोही के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन उनकी लड़ाई अब और खतरनाक हो गई थी। उसी शाम राजवीर के बंगले के बाहर एक कार बम फटने से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। शुक्र था कि कोई घायल नहीं हुआ। ये बस शुरुआत है, मीरा खन्ना ने कहा। अब वो लोग डर गए हैं। और डरने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। करुणा ने राजवीर के घायल अंगरक्षक को देखकर कहा, अब हमें उनके रास्ते पर नहीं चलना है, पर रास्ता बदलना जरूरी है। 3 दिन बाद सीबीआई की जांच में नई परतें खुलने लगी। करुणा और राजवीर के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि हो चुकी थी। अदालत ने स्वप्न पर लगे आरोपों की प्राथमिक जांच बंद कर दी और एनजीओ को पुनः कार्यशील घोषित कर दिया। उसी दिन करुणा ने एक साधारण सी ड्रेस पहनी और अपनी पहली क्लास फिर से ली। बच्चों, आज हम विज्ञान नहीं, समाज पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, कोई और हमें नहीं समझ पाएगा। बच्चे मुस्कराए और क्लास में फिर से वही रोशनी लौट आई जो एक समय बुझने लगी थी। लेकिन उस शाम करुणा को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, एक औरत की जो जमीन पर गिरी हुई थी और उसके माथे पर खून था। नीचे एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी तरह कोई और भी सच्ची थी। अब वो नहीं रही। करुणा का दिल बैठ गया। ये कौन है? उसने राजवीर से पूछा जब वो उसके पास पहुंची। राजवीर ने तस्वीर को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मेरी माँ है, उसने कहा। करुणा अवाक रह गई। क्या मतलब? मेरी माँ एक समाजसेवी थी। उन्होंने एम्पायर ग्रुप के कुछ फैसलों का विरोध किया था जब मेरे पापा कंपनी के चेयरमैन थे। एक रात वो एक एक्सीडेंट में मारी गईं।
कम से कम मुझे यही बताया गया। करुणा चुप थी। पर अब ये तस्वीर देखकर शायद वो एक्सीडेंट नहीं था। राजवीर की जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम टूट चुका था। वो रात उसने अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ते हुए बिताई और हर पन्ने में मां के विरोध, उनकी पीड़ा और आखिरकार उनकी हत्या का संकेत छिपा था। मैं उस खून में भी शामिल था। अनजाने में उसने करुणा से कहा, आंखें आंसू से भरी थी। करुणा ने उसका हाथ थामा। कोई बच्चा अपने मां के कातिलों का वारिस नहीं होता जब तक वो उनके गुनाह को अपना न बनाए। अगले हफ्ते करुणा और राजवीर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, एम्पायर ग्रुप के 2001 से 2015 तक के प्रोजेक्ट्स की फोरेंसिक ऑडिट हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हड़कंप मच गया। ये लड़का पागल हो गया है। करुणा उसे बहका रही है। हमें इससे पहले कि मामला और बढ़े, करुणा को हटाना होगा। और फिर रची गई एक नई साजिश। एक शाम जब करुणा अपनी एनजीओ की बिल्डिंग से निकल रही थी, एक महिला पत्रकार के भेष में एक औरत उसके पास आई। मुझे आपसे एक निजी बात करनी है, उसने कहा। यहाँ नहीं, किसी कैफे में मिलिए, करुणा ने मुस्कुराकर कहा। कैफे में बैठते ही उस महिला ने फाइलों का एक पुलिंदा उसकी ओर बढ़ाया। ये क्या है? करुणा ने पूछा। आपके एनजीओ के कुछ पुराने डोनर्स का काला रिकॉर्ड। देखिए इस सूची को। करुणा ने फाइलें देखीं और चौंक गई। उन डोनर्स में से 2 का नाम पुराने घोटालों में था। ये नाम मुझे कभी नहीं पता थे, करुणा बोली। अब पता चल गए, महिला ने कहा। पर अगर मीडिया को चल गए तो आप क्या करेंगी? सच बताऊंगी। और अगर कोई माने नहीं तो भी लड़ूंगी, अकेले। करुणा और राजवीर ने मिलकर एनजीओ की वेबसाइट पर पूरी पारदर्शिता से उन फंडर्स की लिस्ट और उनका उपयोग पोस्ट कर दिया। कोई पूछे तो जवाब देने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, करुणा ने कहा। पर जवाब वही दो जो तुम्हारी आत्मा दे, राजवीर ने मुस्कुराकर जोड़ा। धीरे धीरे आंदोलन एक जन अभियान बनता जा रहा था। स्कूलों में सुधार, स्लम में टेक्नोलॉजी सेंटर, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप, हर जगह बदलाव की लहर थी। एक दिन करुणा और राजवीर एक झुग्गी में बच्चों को आर्ट सिखा रहे थे। एक बच्ची ने तस्वीर बनाई, एक लड़की और एक लड़का, जो एक पुल के दोनों तरफ खड़े थे और बीच में किताब रखी थी। ये क्या है? राजवीर ने पूछा। बच्ची ने जवाब दिया, ये आप दोनों हो। और ये किताब वो रास्ता है जिससे आप हम तक पहुंचे। करुणा ने बच्ची को गले लगा लिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन दर्द नहीं, बस आभार। लेकिन तूफान फिर लौट आया। एक खबर आई, करुणा सक्सेना का निजी वीडियो वायरल, एनजीओ पर फिर से सवाल। वीडियो में करुणा एक क्लोज्ड रूम में किसी से बहस करती दिख रही थी, जिसकी आवाज एडिट करके गलत मतलब निकाला गया था। राजवीर गुस्से से तिलमिला गया। ये हद है। अब वो उसकी इज्जत पर वार कर रहे हैं। मीरा ने कहा, हमारे पास सबूत है कि वीडियो एडिटेड है। लेकिन पहले हमें यह समझाना होगा कि यह सिर्फ करुणा पर हमला नहीं, यह हर उस लड़की पर हमला है जो सच्चाई की आवाज उठाती है। करुणा ने एक लाइव वीडियो में खुद सामने आकर कहा, अगर मेरी इज्जत एक झूठ से गिर सकती है, तो समझिए कि सच्चाई कितनी भारी है। मुझे बदनाम करने से पहले मेरी नियत को देखिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं खुद ही स्वप्न छोड़ दूंगी। लाखों कमेंट्स आए, हम करुणा के साथ हैं। उस रात राजवीर ने करुणा से कहा, अगर तुम चाहो तो हम ये सब छोड़कर कहीं दूर जा सकते हैं। किसी पहाड़ के गांव में स्कूल खोलेंगे और बाकी दुनिया को भूल जाएंगे। करुणा मुस्कराई,
अगर हम भाग गए तो वो जीत जाएंगे और मैं हार सिर्फ इम्तिहान में मानती हूँ, जंग में नहीं। राजवीर ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ और भी देखा, सिर्फ साहस नहीं, अब उसमें प्यार भी था। करुणा और राजवीर अब पूरी तरह तैयार थे, एक नए मुकदमे, एक नए आंदोलन और एक नई दुनिया के लिए। पर तभी एक और फोन आया, इस बार सीधा धमकी नहीं थी। यह एक निमंत्रण था। मिस्टर राजवीर सिंह, योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड एट द बोर्ड स्पेशल सेशन रिगार्डिंग योर सस्पेंशन। अब जंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे राजवीर को उसके ही साम्राज्य से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। करुणा को कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उस दौर में उनका साथ सिर्फ एक चीज तय करेगी, उनका भरोसा एक दूसरे पर। पर क्या भरोसा हर ज़ख्म को झेल सकता है? एपिसोड 6, स्काईलाइन हाइट्स की मुलाकात। मुंबई की हलचल से दूर एक कोना था जहां करुणा अब पहले जैसी नहीं रही थी। मीडिया के हमलों, लोगों की आंखों में उठते सवालों और उस एक झूठी खबर ने जैसे उसके अस्तित्व को झकझोर दिया था। लेकिन जिस आग में इंसान तपता है, वहीं से सोना निकलता है, और करुणा अब उसी सोने सी चमकने को तैयार थी। एनजीओ स्वप्न का मुख्य केंद्र अब एक मिनी वॉर रूम बन चुका था। दीवारों पर अब बच्चों की मुस्कानों के साथ साथ प्रोजेक्ट चार्ट्स, स्कूल की प्लानिंग और आउटरीच स्ट्रेटेजी चिपकी थी। अनुज लगातार कॉल्स पर था, नीलम फंड्स का हिसाब देख रही थी, और करुणा, वो अब शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर तूफान पल रहा था। दीदी, आपने आज फिर कुछ नहीं खाया, अनुज ने कहा। भूख अब मिशन के लिए है, खाने के लिए नहीं, करुणा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो जानती थी कि यह जिद बहुत कुछ तोड़ सकती है, सबसे पहले खुद को। उधर एम्पायर ग्रुप के बोर्डरूम में एक और विस्फोट हुआ। करुणा को हटाओ प्रोजेक्ट से। उसकी छवि अब साफ नहीं रही, एक डायरेक्टर चीखा। किसी पत्रकार ने जब पूछा कि एनजीओ को एम्पायर ग्रुप से फंड क्यों मिल रहा है, तो मेरे पास जवाब नहीं था, दूसरे ने जोड़ा। राजवीर ने सबकी ओर देखा, फिर कहा, अगर कोई यह मानता है कि करुणा इस प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, तो मुझे यह भी मानना होगा कि आप सबको समाज की जरूरतें नहीं दिख रहीं। हम पिया नहीं, परिवर्तन करने आए थे। सर, आपकी पर्सनल इमेज भी डाउन जा रही है, एक सलाहकार ने धीमे से कहा। राजवीर ने कड़ा जवाब दिया, अगर सच्चाई मेरी छवि को डगमगाए, तो मैं अपनी छवि को जलाकर राख कर दूंगा, पर सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। वो उठ खड़ा हुआ और बोर्डरूम से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन का भार पहले से कहीं ज्यादा था। रात में स्काईलाइन हाइट्स की बालकनी में राजवीर अकेला खड़ा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, उसकी माँ की। पन्ने पलटते हुए वो एक जगह रुक गया। जब समाज में तुम अकेले पढ़ने लगो, तो समझना तुम कुछ बड़ा करने की राह पर हो। उसने फोन उठाया और करुणा को कॉल किया। करुणा, उसकी आवाज थकी हुई सी थी, तुम ठीक हो? करुणा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, मैं थक गई हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे लिए मैं सबके सामने खड़ा रहूंगा, राजवीर ने कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए नहीं, समाज के लिए खड़े रहो, करुणा ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक दिशा थी। अगले दिन एक और तूफान ने दस्तक दी। एनजीओ स्वप्न के बाहर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। सीलन भरे दस्तावेज, पुराने रजिस्टर, बच्चों की ड्राइंग वाली फाइलें, सब उलट-पलट दी गईं। अनुज गुस्से से बोला, ये सब सोची समझी साजिश है। किसी को नहीं भाया कि हम और एम्पायर साथ आ रहे हैं। करुणा शांत रही,
लेकिन उसकी आंखों में खून उबाल रहा था। उसने गुस्से में एक मेल टाइप किया, प्रेस को, पब्लिक को, पूरे देश को। जब बदलाव की राह चुनते हैं तो साजिशें आपका रास्ता काटती हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर हम झुके नहीं तो जीत हमारी होगी। पोस्ट वायरल हो गई। राजवीर ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखों में कुछ और बढ़ गया, इज्जत। वो सिर्फ करुणा को पसंद नहीं करता था, अब वो उससे प्रेरित भी होता जा रहा था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात एक सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक हुई, जिसमें करुणा एक होटल लॉबी में एक पावरफुल बिजनेसमैन से मिलती दिखाई दी। एंगल ऐसा था जैसे करुणा किसी डील पर बात कर रही हो। ब्राइब। करुणा बिक गई। ट्रेंड्स फिर से गरजने लगे। राजवीर को कॉल्स आने लगे, आपके प्रोजेक्ट की लीड भ्रष्ट है, डैमेज कंट्रोल कीजिए। उसने एक निर्णय लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली सुबह एम्पायर ग्रुप के हॉल में माइक के सामने राजवीर खड़ा था। आज मैं एक नहीं, दो चीजें साफ करना चाहता हूं, उसने कहा। पहली, करुणा ने जो भी किया उसमें मेरा समर्थन है। और दूसरी, अगर किसी को इस प्रोजेक्ट से दिक्कत है तो मुझे भी हटा दें। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मीडिया में सन्नाटा छा गया। राजवीर ने वहीं पर एक प्रोजेक्टर ऑन करवाया और असली फुटेज दिखवाई, जिसमें साफ था कि करुणा बच्चों के लिए लैपटॉप्स डोनेट करने वाले स्पॉन्सर से बात कर रही थी। तालियां बजीं, लेकिन करुणा की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम वो स्काईलाइन हाइट्स पहुंची। तुम पागल हो, उसने कहा। थोड़ा, राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने अपना पद क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर मैं पद से चिपका रहूं और तुम्हारी इज्जत ना बचा सकूं, तो क्या फायदा? करुणा ने कहा, तुम्हें पता है इस लड़ाई में हमने कितना कुछ खोया है। राजवीर बोला, हाँ, लेकिन अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। दोनों की आंखों में एक नई ऊर्जा थी। किसी भी संबंध की शुरुआत जब विश्वास से होती है तो उसमें आग नहीं लगती, वो खुद आग बन जाता है। अगले कुछ हफ्तों में पहली बार स्वप्न और एम्पायर ग्रुप की साझेदारी से 5 नए क्लासरूम खुले। सरकारी स्कूलों ने भी इनोवेटिव टीचिंग मॉडल को अपनाना शुरू किया। शहर की झुग्गियों से बच्चों की कहानियां अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं रोबोटिक्स सीख रहा हूँ, मैं करुणा दीदी जैसी बनना चाहती हूँ। और उसी बीच एक शाम ऐसी आई जब राजवीर और करुणा दोनों साथ में एनजीओ की छत पर बैठे थे। तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? राजवीर ने पूछा। करुणा ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुमसे डर लगता है। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि जो इंसान मुझे मेरी खुद की ताकत दिखा दे, उससे कोई भी लड़की डर सकती है या प्यार कर सकती है। राजवीर ने उसकी ओर देखा और वो मौन, वो चुप्पी बहुत कुछ कह गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। एक राजनेता ने खुलेआम इस प्रोजेक्ट को नकली समाज सेवा कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। इन लोगों की वजह से असली एनजीओ काम नहीं कर पाते, उसने मन से कहा। और यहीं से शुरू हुई अगली लड़ाई, राजनीति से। करुणा ने इस बार फैसला किया, अब सिर्फ सिखाएंगे नहीं, बोलेंगे भी। वो अब एक युवा सामाजिक नेता के रूप में उभरने लगी। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे करुणा करेगी सिस्टम से सीधा सामना, चुनाव लड़ने का प्रस्ताव, राजवीर की परछाई और एक पुराना रहस्य जो सब कुछ बदल देगा। क्या अब करुणा सिर्फ एनजीओ नहीं, बल्कि बदलाव की राजनीति में भी कदम रखेगी? क्या राजवीर के अतीत से जुड़ा कोई सच करुणा को फिर तोड़ देगा? एपिसोड 7, ताली और तमाचा।
राजनीति के गलियारों में अब सिर्फ मंत्री, विधायक या अफसरों के नाम नहीं गूंजते थे। अब एक नया नाम धीरे धीरे जगह बना रहा था, करुणा सक्सेना। जो कभी स्लम्स की गलियों में बच्चों को पढ़ाते हुए ख्वाबों की बातें करती थी, वही करुणा अब मंचों पर लोगों को खामोशी तोड़ने की ताकत दे रही थी। और ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये एक लंबा, लहूलुहान संघर्ष था, जो अब एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा था। उस रात जब राजनेता की जुबानी स्वप्न की छवि को धूमिल किया गया, तो करुणा ने ठान लिया था कि अब केवल शिक्षण या सेवा नहीं, अब नेतृत्व भी जरूरी है। अनुज, एक मीटिंग बुलाओ। सिर्फ कोर टीम की, करुणा ने सख्त स्वर में कहा। बमुश्किल 1 घंटे में स्वप्न की छोटी सी मीटिंग रूम में 5 लोग बैठे थे। अनुज, नीलम, शिक्षक विकास, राजीव और खुद करुणा। हमारे काम को नकली समाज सेवा बताया जा रहा है। हमें जवाब देना होगा। लेकिन मंच से करुणा बोली, आप कहना चाहती हैं कि हम राजनीतिक मंच पर जाएं? नीलम चौंक गई। हाँ, अब हमें समाज का हिस्सा नहीं, आवाज बनना है। और यह तभी होगा जब हम सिस्टम में घुसें। मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। वार्ड लेवल से शुरू करते हैं, करुणा ने साफ कहा। सन्नाटा पसर गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि करुणा, जो हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर चलती थी, अब खुद उस दलदल में उतरने की बात कर रही थी। और राजवीर, अनुज ने धीरे से पूछा। करुणा की आंखों में थोड़ी देर के लिए हलचल हुई, पर फिर उसने दृढ़ता से कहा, राजवीर मेरी ताकत है, पर यह लड़ाई मेरी है। उधर स्काईलाइन हाइट्स के राजसी ऑफिस में राजवीर अभी भी करुणा के साथ हुई उस छत वाली बातचीत को सोच रहा था। वो पलों की खामोशी, करुणा की मुस्कान और उसका कहना, या डर सकती है या प्यार कर सकती है। उसे अब एहसास हो चला था कि जो रिश्ता दोनों के बीच बन रहा था, वो सिर्फ सहयोग या आदर का नहीं, उससे कहीं आगे की बात थी। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, उसका सबसे पुराना दोस्त और सलाहकार, करण। तूने करुणा को राजनीति में उतरने के लिए उकसाया है क्या? करण बोला। नहीं, वो अपने दम पर खड़ी हो रही है, राजवीर ने जवाब दिया। तू जानता है कि अगर वो चुनाव लड़ती है, तो कितने लोग उसके खिलाफ हथियार उठाएंगे? मैं जानता हूं। और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, राजवीर बोला। फोन कट गया, लेकिन मन का शोर बढ़ता चला गया। इधर करुणा ने सोशल मीडिया पर अपने चुनाव की घोषणा की। अब सिर्फ सपनों से समाज नहीं बदलता, उसके लिए नेतृत्व चाहिए। मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लोगों की आवाज बनकर, उस सच्चाई के साथ जिस पर हमें विश्वास है। समर्थन नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। ये पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने इसे क्रांति का नाम दिया, कुछ ने पब्लिसिटी स्टंट, और कुछ ने कहा यह लड़की राजनीति में नहीं टिकेगी। पर करुणा के पास अब खोने को कुछ नहीं था। राजवीर ने उस पोस्ट को देखा, मुस्कराया, फिर अपनी पीआर टीम को कॉल किया। उसका चुनाव प्रचार मैं देखूंगा, बिना उसके जाने। अगले दिन से करुणा की गली में हलचल थी। जहां पहले सिर्फ बच्चों के हंसी की गूंज होती थी, अब वहां नारों की आवाज आने लगी। करुणा दीदी जिंदाबाद। स्वप्न से सत्ता तक। स्थानीय लोग उसकी सादगी, नियत और पिछले सालों के काम से प्रभावित थे। लेकिन विरोधी चैनल नहीं छोड़ रहे थे। एक विरोधी उम्मीदवार ने बयान दिया, एनजीओ की फंडिंग से प्रचार कर रही है ये लड़की। काले पैसे का खेल है पूरा। करुणा चुप नहीं बैठी। उसने एक पब्लिक डिबेट चैलेंज किया, जिसे भी शक है, सामने आए, खुले मंच पर बात करें। सब सहम गए। एक दिन चुनाव प्रचार के दौरान एक बूढ़ी औरत ने आकर करुणा से कहा, बेटी, तेरी आंखों में मेरी बहू की जिद दिखती है।
लेकिन ज़माना तुझसे डरता है और डरने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अगले ही दिन करुणा की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। राजवीर ने ये खबर सुनी और सीधा मौके पर पहुंच गया। तुम ठीक हो? उसने जैसे ही पूछा, करुणा उसकी ओर पलटी। माथे पर हल्का सा कट था, पर आवाज में आग थी। मैं उस समाज की बेटी हूँ जो थप्पड़ खाकर भी मुस्कराता है। ये सिर्फ चोट नहीं है, ये चेतावनी है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। राजवीर कुछ कह नहीं पाया, उसकी आंखें गीली हो गईं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मुझे अकेले चलना होगा। वोटिंग के दिन शहर में हलचल थी। मीडिया से लेकर गलियों तक सिर्फ एक चर्चा, क्या सच में एक लड़की, एक एनजीओ लीडर, वार्ड में जीत सकती है? राजवीर ने खुद गुप्त रूप से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट सुनिश्चित किया। पोस्टर प्रिंटिंग, ईवीएम ऑब्जर्वर, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग, पर करुणा को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो पर्दे के पीछे है। रात को जब रिजल्ट आया, करुणा 762 वोटों से जीत चुकी थी। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह करुणा को एक लेटर मिला, बिना नाम, बिना मुहर। अब तू नेता बन गई। चल, देख हम क्या करते हैं। तेरा पास्ट तेरे सामने लाएंगे। एक राजवीर था जो तुझे उठा लाया, अब वो ही गिराएगा। पत्र के साथ एक पुराना फोटो अटैच था, राजवीर किसी लड़की के साथ। चेहरा धुंधला था, पर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई स्कैंडल था। करुणा एक पल को हिल गई। उसने राजवीर को कॉल किया, मुझे तुमसे मिलना है। तुरंत। स्काईलाइन हाइट्स के 34वें फ्लोर पर वो पहुंची और सीधे बोली, ये क्या है? राजवीर ने फोटो देखा, फिर चुपचाप अपनी दराज से एक फोल्डर निकाला। ये मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा हिस्सा है। एक लड़की थी, रिया। हम शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों और पावर की भूख ने सब बर्बाद कर दिया। वो लड़की अब कहाँ है? विदेश चली गई और फिर संपर्क नहीं हुआ। लेकिन किसी ने जानबूझकर इसे निकालकर भेजा है, शायद तुम्हें मुझसे तोड़ने के लिए। करुणा ने उसे देखा, पहली बार, बिना किसी डर या गुस्से के। राजवीर, अगर मैं तुम्हारी नहीं थी, तो किसी और की भी नहीं बन सकती थी। लेकिन अगर तुम्हारे अतीत ने तुम्हें तोड़ा है, तो अब मैं तुम्हारा भविष्य बनने को तैयार हूँ। राजवीर ने उसकी ओर देखा, आंखें डबडबाई थी, लेकिन चेहरा शांत था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करुणा। और मैं तुमसे। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम राजवीर सिंह हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे खुद से जोड़ने का हौसला दिया। करुणा अब सिर्फ एनजीओ वर्कर नहीं रही, वो अब एक जननेता थी, लोगों की आवाज। राजवीर अब सिर्फ एक अरबती नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने झुककर भी जीतना सीखा। और इन दोनों के बीच अब दूरी नहीं रही, बस एक मिशन, एक विश्वास और एक अद्भुत रिश्ता। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे, जब करुणा राजनीति की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी, तब सामने आएगा एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें उसका सबसे करीबी धोखा देगा। राजवीर के जीवन का एक और बड़ा रहस्य खुलेगा और उनकी कहानी एक बार फिर से मुड़ाव लेगी। क्या यह रिश्ता अब राजनीतिक आग में टिक पाएगा? क्या करुणा और राजवीर का भविष्य साथ लिखा है, या कोई तीसरा चेहरा इसे बदल देगा? एपिसोड 8, धमकी का पहला कदम। कभी कभी सच बोलने से ज्यादा मुश्किल होता है सच के साथ खड़ा रहना। करुणा अब वार्ड प्रतिनिधि बन चुकी थी। जिस लड़की ने कभी चाकरस्टर से समाज की तस्वीर बदलनी चाही थी, वो अब कानून की नीतियों से तस्वीरें रंगने लगी थी।
लेकिन ये नई पहचान एक उपहार नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी जो हर सांस में खुद को महसूस करवा रही थी। राजवीर के साथ उसके रिश्ते को अब जनता जानती थी। कुछ ने सराहा, कुछ ने शक किया, लेकिन करुणा की सबसे बड़ी लड़ाई अब सामने आने वाली थी, अपने ही सिस्टम से। 3 महीने बाद मुंबई के माटुंगा स्लम में एक बच्ची की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। 7 साल की सना स्कूल से लौटते हुए खुले नाले में गिर गई। कोई नहीं बचा पाया। अखबारों में हेडलाइन थी, जनप्रतिनिधि करुणा सक्सेना के वार्ड में प्रशासनिक लापरवाही से मासूम की मौत। एक तरफ जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ खुद का अपराध बोध। करुणा भीतर से टूट रही थी। मैंने वादा किया था कि बदलूंगी सब कुछ, पर मैं असफल रही, उसने ऑफिस में बैठकर धीमे स्वर में कहा। अनुज ने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। दीदी, आप नालों की सफाई के लिए प्रपोजल 3 बार जमा कर चुकी थी। निगम ने ही फंड रोका, पर बच्ची तो अब नहीं रही ना, अनुज। उसकी आंखें डबडबा गईं। उसी वक्त दरवाजा खुला। राजवीर अंदर आया और बिना कुछ कहे उसकी बगल में बैठ गया। मैंने तुम्हें हमेशा लड़ते हुए देखा है, हार मानते नहीं देखा, उसने धीरे से कहा। और अगर इस बार सिस्टम मुझे ही दोषी बना दे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, न सिर्फ प्रेम में, बल्कि युद्ध में भी। कुछ ही दिन में करुणा को नगर निगम की ओर से नोटिस आया, वार्ड में लापरवाही के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। मीडिया में फिर शोर मच गया। एनजीओ से नेता बनी करुणा क्या अब सिर्फ नाम भर की जनप्रतिनिधि है? करुणा ने फैसला लिया, अब खामोश रहना गुनाह होगा। उसने एक खुली सभा बुलाई। स्टेज पर खड़ी होकर कहा, मैं जवाबदेह हूं, इसलिए नहीं कि मैं नेता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं एक नागरिक हूं। लेकिन अगर सिस्टम की वजह से बच्ची मरी है, तो मैं खुद नगर निगम ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल करूंगी, जब तक ये सिस्टम खुद को न बदले। हजारों लोग उसके साथ आ खड़े हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, करुणा की जंग। राजवीर ने भी एम्पायर ग्रुप की ओर से बयान जारी किया, हम न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि इस वार्ड में हर नाले की सफाई और ढकने के लिए फंड मुहैया कराएंगे, बिना किसी शर्त। करुणा चौंकी, ये उसने राजवीर से नहीं कहा था। पर इस बार उसे गुस्सा नहीं आया, बस एक बात समझ आई, यह आदमी अब उसका सहारा नहीं, उसका साया बन चुका है। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। भूख हड़ताल के चौथे दिन एक और खबर आई, स्वप्न एनजीओ को मिले फंड में गड़बड़ी। विपक्षी नेता द्वारा पेश किया गया दस्तावेज, जिसमें कुछ चेक बाउंस की बात थी, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस का जिक्र। यह एक सोची समझी चाल थी। दीदी, ये नकली दस्तावेज हैं, पर हमें वकील की जरूरत होगी, अनुज बोला। राजवीर ने तुरंत अपने लीगल हेड को कॉल किया। करुणा को एक खरोंच भी आई, तो एम्पायर ग्रुप कोर्ट से पहले सड़कों पर खड़ा होगा। कुछ दिनों बाद अदालत में पेशी। करुणा कोर्ट में खड़ी थी, गंभीर, शांत, पर भीतर ज्वालामुखी की तरह धधकती हुई। जज के सामने विपक्ष के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, एनजीओ ने बिना प्रॉपर रसीद के कुछ फंड्स का उपयोग किया, जो दर्शाता है कि। कृपया एक पल, करुणा की वकील ने टोका, क्या आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में हैं, और वही इस केस को खत्म करने के लिए काफी है, करुणा की वकील ने ठोस तर्क पेश किए। अंततः कोर्ट ने कहा, स्वप्न पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत होते हैं। अगली सुनवाई तक एनजीओ पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। बाहर निकलते ही मीडिया ने घेर लिया। मैडम करुणा, क्या आप मानती हैं कि ये सब आपकी लोकप्रियता से डरकर किया गया षड्यंत्र है?
करुणा ने सीधा जवाब दिया, मैं डराती नहीं हूँ, मैं बदलाव लाती हूँ। और बदलाव से डरने वाले लोग हमेशा हमला करते हैं। उसी शाम करुणा छत पर खड़ी थी। आसमान में बादल थे, जैसे बरसात की तैयारी में हो। पीछे से आवाज आई, बारिश से डर तो नहीं लगता? राजवीर था। नहीं, अब नहीं, करुणा मुस्कराई। राजवीर उसके पास आ खड़ा हुआ। मैंने एक और बात तय कर ली है। क्या? एम्पायर फाउंडेशन अब पूरी तरह से स्वतंत्र एनजीओ बन जाएगा और मैं उसके डायरेक्टर पद से हटूंगा। करुणा चौंकी। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि किसी को साथ देना मतलब ये नहीं कि उसकी परछाई बन जाओ। तुम्हें अपनी रोशनी चाहिए, करुणा, और मैं वो अंधेरा नहीं बनना चाहता जो तुम्हारी चमक छीन ले। करुणा की आंखें भर आईं। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारी परछाई नहीं, लेकिन तुम्हारा कंधा जरूर। राजवीर ने उसका हाथ थामा। हम एक कहानी है, करुणा, और कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक कोई अंत नहीं आता। अंतिम दृश्य। 1 वर्ष बाद करुणा अब विधायक बन चुकी थी। उसका क्षेत्र मॉडल बना दिया गया था। साफ गलियां, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, स्लम एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। राजवीर एम्पायर ग्रुप से हटकर उड़ान फाउंडेशन चला रहा था, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाली संस्था। दोनों साथ थे, लेकिन अपनी अपनी लड़ाइयों में। पर एक शाम स्वप्न के पुराने ऑफिस में करुणा और राजवीर बैठकर चाय पी रहे थे। सामने वही दीवार थी, बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरों से भरी हुई। तू वही है, करुणा ने धीरे से कहा। राजवीर ने उसकी ओर देखा। जिससे मैंने लड़ना सीखा, जिससे मैंने जीना सीखा, और जिससे मुझे प्यार हुआ। राजवीर हंसा। और तू वही है जिसने मुझे इंसान बनाया। वे दोनों चाय के कप उठाकर खिड़की की तरफ बढ़े। नीचे गली में बच्चे दौड़ रहे थे, कुछ किताबें लिए, कुछ मुस्कराते हुए। ये वही सपना था जो कभी आंखों में था, अब ज़मीन पर था। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ करुणा को यूनाइटेड नेशंस में भाषण के लिए बुलाता है, पर वहां उसका सामना होगा अपने अतीत के एक ऐसे चेहरे से जिसे उसने कभी खोया था। क्या ये नया मोड़ राजवीर और करुणा के रिश्ते की परीक्षा लेगा, या ये कहानी अब सिर्फ प्रेम की नहीं, पहचान की लड़ाई बन जाएगी? एपिसोड 9, भीतर की बगावत। यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क, एक मंच जहां दुनिया भर की नजरें टिकती हैं। और आज उसी मंच पर खड़ी थी करुणा सक्सेना, एक भारतीय महिला जिसने स्लम की गलियों से उठकर लोगों के लिए आवाज बनना चुना। Ladies and gentlemen, when I was 10, I saw my first eviction. When I was 18, I fought my first case. And today, as I stand here, I don't represent power. I represent people. ताली बज उठी। वहां मौजूद हर शख्स, चाहे अफ्रीका का हो या एशिया का, उसकी बातों में खुद को महसूस कर रहा था। राजवीर, जो दर्शकों में बैठा था, उसकी आंखों में वही पहली मुलाकात वाली चमक थी, जब करुणा ने उसे सीधी आंखों से देखा था और झूठ को चुनौती दी थी। यूएन से लौटते वक्त कार में बैठी करुणा ने पूछा, क्या सच में मैं वहां खड़ी थी? राजवीर मुस्कराया। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मंच तुम्हारा इंतजार कर रहा था सालों से। मुझे डर लग रहा था। तो तुम्हारे शब्दों में वो आग कहाँ से आई? तुमसे, करुणा ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि जब तुम मेरी आंखों में झांकते हो, मुझे खुद पर यकीन होने लगता है। अगले दिन करुणा को यूएन के बाद एक और निमंत्रण मिला,
एक पुरानी भारतीय संस्था द्वारा आयोजित डायस्पोरा विमेन ऑफ इम्पैक्ट सम्मेलन में, जहां उसे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। राजवीर ने कहा, ये भी जाना चाहिए तुम्हें, ये आयोजन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही है। पर करुणा थोड़ी असहज थी। इस संस्था से जुड़ा कोई नाम बहुत पुराना है मेरे लिए। कौन? आरव, मेरे कॉलेज का दोस्त और पहला प्यार। राजवीर कुछ पल चुप रहा। उसने न कोई सवाल किया, न कोई व्यंग्य, सिर्फ कहा, अगर ये अतीत है तो अब डरने की नहीं, सामना करने की बारी है। सम्मेलन में करुणा की एंट्री हुई तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उसका नाम अब सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी एक प्रेरणा बन चुका था। स्टेज पर बैठी थी वो, जब एक आवाज आई, अब हम आमंत्रित करते हैं करुणा सक्सेना जी को, और उनके साथ मंच साझा करेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर आरव मित्तल। करुणा का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। लंबे समय बाद वो चेहरा सामने था, जो एक ज़माने में उसकी दुनिया हुआ करता था। आरव, वही मुस्कान, वही अंदाज, लेकिन अब आंखों में परिपक्वता थी। हाय करुणा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, करुणा ने शालीनता से जवाब दिया। भले ही वर्षों की दूरी थी, लेकिन कुछ स्मृतियां कभी पुरानी नहीं होती। कार्यक्रम के बाद बैकस्टेज में आरव ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने भी नहीं, करुणा ने संयम से कहा। तुम बदल गई हो, और एक ही समय में बिल्कुल वही हो। वक्त ने बदल दिया, पर ज़मीर वही है, करुणा ने जवाब दिया। क्या हम कभी एक कॉफी के लिए मिल सकते हैं? सिर्फ दो दोस्त। करुणा कुछ पल सोचती रही, फिर कहा, मैं राजवीर से पूछकर बताऊंगी। आरव थोड़ा चौंका। राजवीर सिंह? हाँ, वही। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन की झलक थी। शाम को होटल लौटकर करुणा ने राजवीर को सब बताया। तुम्हें अगर मिलना है तो जाओ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हारा दिल पूरी तरह साफ हो, राजवीर ने सीधी बात कही। करुणा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मैं किसी के भी साथ झूठ नहीं जी सकती, खुद से भी नहीं। तभी तो मुझे तुमसे प्यार है। राजवीर ने उसका हाथ थामा। अगले दिन करुणा और आरव एक पुराने कैफे में मिले, वहीं जहां कभी उन्होंने घंटों बातें की थी। करुणा, तुम जानती हो, जब तुम कॉलेज के बाद अचानक गायब हो गई, मैं बिखर गया था। मुझे छोड़कर जाने वाला तुम थे, आरव। अमेरिका में तुम्हारा एमबीए ज्यादा जरूरी था, और तुम्हारा एनजीओ उस वक्त एक सपना था, जो मुझे समझ नहीं आया। आरव ने स्वीकारा। अब भी देर नहीं हुई, करुणा ने कहा, तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। मेरी दुनिया अब वही नहीं है। आरव ने गंभीर होकर कहा, और क्या उस दुनिया में राजवीर का होना तुम्हारा फैसला है या मजबूरी? करुणा सख्त हो गई। राजवीर मेरा सहारा नहीं है, मेरी समानता है। फिर भी मुझे लगता है, अगर वक्त और सही होता तो हम आज साथ होते। वक्त ने ही बताया कि तुम्हारा साथ सिर्फ वक्त तक सीमित था। और राजवीर, वो मेरी लड़ाइयों में मेरे साथ खड़ा रहता है, बिना शर्त। आरव ने सिर झुका लिया। ये बात आरव के भीतर गूंजती रही। भारत लौटने के बाद करुणा ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन विदेश में दिए भाषणों की वजह से सरकार और प्रशासन के कुछ अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बन गई थी। ये लड़की अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत की समस्याएं उजागर कर रही है। इससे हमारा नाम खराब होता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से एक अंदरूनी रिपोर्ट आई। करुणा सक्सेना की निगरानी रखी जाए। संभव है,
विदेशी एजेंसियों से उसका संबंध हो। राजवीर को जब यह खबर मिली तो वो तिलमिला गया। एक ईमानदार औरत को संदिग्ध बनाने के लिए तुम कितने गिरेगा सिस्टम? उसने अपने पुराने दोस्त और अब मंत्रालय के अधिकारी को कॉल किया। तू भूल गया, अब तेरा नाम बिजनेस ग्रुप में नहीं चलता। पर सच में अब भी दम है, राजवीर ने फोन काटते हुए कहा। उसी रात करुणा को धमकी भरा ईमेल मिला। अगर तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते CNN पर चला तो तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। करुणा ने उस मेल को देखा और अगले दिन CNN की पत्रकार को फोन करके कहा, अब वो इंटरव्यू रिकॉर्ड मत करो, लाइव करो। लाइव इंटरव्यू का दिन। पूरे देश की नजरें टीवी पर थी। CNN रिपोर्टर ने पूछा, डू यू फियर दीज थ्रेट्स? करुणा ने आंखों में ठहराव और आवाज में ताकत के साथ कहा, आई डोंट फियर लूजिंग माई नेम, आई फियर लूजिंग द ट्रूथ, एंड आई वोंट लेट दैट हैपन, नो मैटर वॉट। लाइव इंटरव्यू के तुरंत बाद राजवीर का फोन आया। क्या तुम ठीक हो? अब ठीक हूं। अब डर नहीं लगता। और मुझे अब तुमसे और प्यार हो गया है। राजवीर और करुणा एक साथ NGO के एक नए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। बच्चों की भीड़, रंग बिरंगे गुब्बारे और दीवारों पर नए पोस्टर्स, सब कुछ उज्जवल भविष्य की तस्वीर बन चुका है। राजवीर ने धीरे से करुणा के कान में कहा, तू वही है जिसने मुझे मेरे ही भीतर की रोशनी दिखाई। करुणा ने कहा, और तू वही है जिसने साबित किया कि कोई रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, इरादे से भी निभाया जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे एक नए करप्शन स्कैंडल में राजवीर का नाम अचानक उभर आता है। क्या ये चाल है या कोई पुराना राज? करुणा को करना होगा फैसला, प्यार और न्याय के बीच। क्या वो राजवीर के खिलाफ खड़ी होगी, या इस बार उनके रिश्ते की परीक्षा ऐसी होगी जहां जीतने वाला कोई नहीं होगा? एपिसोड 10, जब सच तड़पे। रात हुई थी। मुंबई की एक शानदार इमारत में एम्पायर ग्रुप के बोर्डरूम की अगल-गल झिलमिलाहट के बावजूद भीतर अंधेरा था, भावनाओं का, षड्यंत्र का और एक नए तूफान का। राजवीर सिंह, जिसने अपने पद को त्याग कर उड़ान फाउंडेशन की नींव रखी थी, अब उसी संगठन के खिलाफ घिरते हुए खड़ा था। उसे पता था कि प्यार की राह में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर खुद की पहचान से होती है। और सामने खड़ी थी करुणा सक्सेना, उसकी शक्ति, उसकी आवाज, उसकी आत्मा। दूसरी सुबह राजवीर का फोन वायरल हुआ एक न्यूज चैनल पर, जिसमें वह कह रहा था, मैंने फंडर्स को कह दिया था कि स्वप्न को भुगतान रुका जाए जब तक केस नहीं क्लियर होते। ये 5-5 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड थे। उस दौरान NGO की पॉलिसियल प्रक्रिया पर इकट्ठा हुए संदेहों के बीच। कार्यक्रम का शीर्षक था, राजवीर ने NGO में भ्रष्टाचार को आकर्षित किया। चैनल ने शीर्षक छापा बड़ा, दर्शक चौंके। इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ, राजवीर रिश्वत। 8 घंटे में ही वायरल हो गया। बोर्ड, मीडिया, प्रतियोगी और सबसे खतरनाक, विपक्षी राजनीतिक गठबंधन घूम रहे थे सर पर। करुणा को सेल में नोटिस मिला, राजवीर के खिलाफ फंडिंग आरोपों के कारण NGO की जांच शुरू। वो थम गई। राजवीर के साथ उसके रिश्ते की नींव है ईमानदारी, पर क्या वो पंथ होगा जो उसके लिए गलत को सही ठहराए? तू फिर चुप क्यों बैठी? अनुज ने कहा। अगर मैं खड़ी हूं तो क्या अवधारणा सच्ची रहेगी? करुणा ने सवाल किया। राजवीर रोता हुआ ऑफिस में आया। मैं बेगुनाह हूं, तुम कहोगी कि मैं? करुणा ने उसे रोक दिया। मैं जो कहूंगी वही करूंगी। लेकिन उस वक्त उड़ान फाउंडेशन के दस्तावेज खोले गए,
बैंक ट्रांजैक्शंस की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। नीलम ने कहा, कारपोरेट ऑडिट में डेबिट क्रेडिट असंतुलित दिख रहे हैं। कारण, कुछ बड़े चंदादाताओं ने फंड ट्रांसफर किया, राशि उड़ान के रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। राजनीतिक विरोधियों ने भड़काया आग, मीडिया की सुर्खियों में यह अब मेन स्टोरी बनी। करुणा की डगमगाहट बढ़ने लगी। एक दिन शैडो बोर्ड से इरफान ने कहा, हमें सबूत चाहिए। अगर राजवीर का कनेक्शन साबित हुआ तो मैं भी झुक जाऊंगी। करुणा ने सन्नाटा साधे रखा। पर रात को ख्वाबों में वही सवाल आया, क्या तुम्हारे लिए सच से बड़ा रिश्ता हो सकता है? राजवीर की मां के पास पहुंचे पत्र की तहकीक शुरू हुई। 2002 में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एक्सीडेंटल फायर असल में एक प्लांटेड फर्नीचर फैब्रिकेशन था। नतीजों में पैसों के लेनदेन का सबूत मिला। फिल्मी स्टाइल में फाइलें मिली। करीबी डायरेक्टरशिप फंडिंग। उड़ान ने इन पैसों को सलाहकार फीस दिखाया। राजवीर की दुनिया हिल गई। वह खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन फंडिंग के दस्तावेज बेहद संगठित थे। इस बार उसे खुद मुकाबला करना था, सच और रिश्ता दोनों की तलवार पे चलते हुए। करुणा ने एक न्यूज़ लाइव इंटरव्यू किया। मैंने कभी राजवीर को नहीं तोला। अगर वह गलत है तो मैं उसके खिलाफ खड़ी रहूंगी, लेकिन अगर वह बेगुनाह है तो मैं सबके सामने बताऊंगी। राजवीर पागल हो उठा। दो तरफ से लड़े गए तीरों में एक सच्चाई उजागर हुई। उड़ान के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा फर्जी निकला, पर एक हिस्सा एनजीओ के जरिए शिक्षा योजनाओं में पहुंचा हुआ पाया गया। बच्चियों की स्कॉलरशिप, जमीन खरीद के स्कूल प्रोजेक्ट, टीचर ट्रेनिंग। कोर्ट ने ब्रीफ दिया, आंशिक गड़बड़ी पर पेनल्टी दे, बाकी फंडिंग सही साबित हुई। राजवीर को भारी जुर्माना भरना पड़ा, पर एक परिशोधन भी हुआ। सचिन सेवागर, आंतरिक विरोधी, ने कबूल किया कि कुछ विरोधी पार्टी नेताओं ने यह सब रचाकर यह झूठ फैला दिया। करुणा खामोश लेकिन आंसुओं से भरी। मैंने सच की उम्मीद खत्म नहीं होने दी। राजवीर बयान देता है, मैंने इस लड़ाई में दर्द महसूस किया, पर इसने मुझे सिखाया कि जो रिश्ता सच पर आधारित हो वह किसी जांच से नहीं डरता। करुणा के कानों में अभी भी गूंज रही थी, तू वही है। उनकी कहानियां अब सिर्फ एनजीओ की मोहताज नहीं, वे बन चुके हैं सच की आवाज। अगला एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे राजनीतिक विवाद से बाहर निकलने के बाद उनका रिश्ता अब वैश्विक मंच पर जनता के बीच अनुभव बंटाएगा। पर इसमें एक और बड़ा झूला है, एक ऐसी संस्था जो चाहता है इनकी आवाज को पीछे करने की बजाय तुम्हारे समर्थन के नाम पर गायब कर दे। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।